नमस्कार एंड वेलकम बैक टू अपना क्लासरूम। दोस्तों, जैसा कि अभी मुख्यमंत्री जी की घोषणा हुई झारखंड के संबंध में, उन्होंने कहा कि झारखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं की तिथि यानी कि एग्जाम का कैलेंडर जनवरी में आपके पास आ जाएगा। तो ऐसे में आपके पास समय बहुत कम बचेगी और पढ़ाई बहुत ज़्यादा करना है। तो आप सभी को इस मुद्दे को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी को एक नई दिशा के साथ और नई ऊर्जा के साथ आगे अग्रसर होते रहना है और हमारे वीडियो को फॉलो करते रहना है। यह क्लासरूम जो पूर्णतः फ्री है और आप सभी को संपूर्ण सेवा दे रही है, जिसमें सामान्य अध्ययन, झारखंड विशेष और करंट तीनों को एक साथ में लेकर चलने का प्लानिंग नए साल में बन चुकी है। तो यहाँ से बात क्या हो जाती है कि हमारा जो सब्जेक्ट है बहुत ही है और वीडियोज भी उसी प्रकार से बनते जा रहे हैं और आप लोग देख भी रहे हैं, सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं और कमेंट भी कर रहे हैं। आज हम जिस बारे में बात करने के लिए आए हैं वह है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक, और जो भारतीय संविधान के भाग 4 में वर्णित है अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक। लेकिन मैं एक वीडियो में आपको दोनों चीज बताऊंगा कि कैसे प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न होते हैं और मुख्य परीक्षा में यही प्रश्न किस प्रकार से आप लिखेंगे। तो प्रारंभिक परीक्षा में जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में है, तो भाग 4 में है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक में राज्य का नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया। उसके बाद कभी कभी इंडिविजुअल सवाल भी पूछ जाते हैं कि किस अनुच्छेद में क्या वर्णन किया गया है। डीपीएसपी या राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा सब्जेक्ट है या एक ऐसा बोलिए अध्याय है जिस अध्याय को मुख्य परीक्षा में हर बार लगभग जितनी बार परीक्षा हुई है किसी न किसी रूप में पूछा गया है। तो यहाँ पर यह टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट है यह बोलने की मुझे आवश्यकता नहीं है। आप सभी समझदार हैं और समझ सकते हैं कि इस टॉपिक की महत्ता क्या है। तो इस टॉपिक को हम इस प्रकार से पढ़ेंगे कि आपको अधिकतम नंबर मिले। सभी लोग पढ़ते हैं और सभी लोग लिखते हैं, अपने अनुसार अच्छे से लिख के आते हैं, परंतु किसी का नंबर ज़्यादा और किसी का नंबर कम आता है। यह आपके लिखने पर निर्भर करता है कि आप लिखे तो वही चीज़ है, परंतु आपका जो शैली है या आपने जिस प्रकार से लिखा है या जिस प्रकार से वर्णन किया है वह एग्जामिनर को कितना हिट कर रहा है। यानी कि एग्जामिनर जो आपका कॉपी जांच कर रहे हैं उस एग्जामिनर को आप यह शो कर पा रहे हैं या नहीं कि आप में कितनी विद्वता है। विद्वता का कहने का मतलब है आप ज्ञान को प्रदर्शित करें, ना कि ऐसी चीज़ों को प्रदर्शित करें जो कि विषय से भटकाव की स्थिति ला दे। तो ऐसी इन्हीं बातों के साथ मैं आज के टॉपिक पर जाता हूँ और आज का जो टॉपिक है वह टॉपिक है राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। यह जैसा कि हमने अभी बताया कि यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक इसे वर्णित किया गया है। तो राज्य का नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य क्या था, इसका क्यों जरूरी था, तो इसके पीछे हम बात करेंगे कि मौलिक अधिकार क्या थी और मूल अधिकार से रिलेटेड जो वीडियोज है मैंने पोस्ट किया है और कुछ बाकी रह गई है जिसे मैं जल्द ही पोस्ट करूंगा। तो कहा जाता है कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व जो 1937 में ही आयरलैंड में निर्माण हो गया था, उसी से भारतीय संविधान में जो ग्रहित किया गया, यानी कि भारतीय संविधान में जो 1937 में निर्मित जो आयरलैंड का संविधान था उसी संविधान से यह भाग को लिया गया है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व व्यवस्था का मूलभूत अधिकार है, यानी कि जो राज्य की व्यवस्था है उसका मूलभूत अधिकार है। यह देश के प्रशासकों के लिए एक आचार संहिता बोलिए या एक गाइडलाइन बोलिए, एक गाइडलाइन की तरह है
जिसमें आधारभूत जो बातें हैं वह उल्लिखित की गई है। डीपीएसपी का लक्ष्य एवं उद्देश्य को इस प्रकार से समझ सकते हैं, यह समाज को एक ऐसा समाज को की परिकल्पना को उजागर करता है जिसमें सभी नागरिकों पर समानता, समाजवाद और बंधुत्व की भावना का विकास करता है। तो इस प्रकार से यह अधिकार और नागरिकों के जो मौलिक अधिकार, उसके अतिरिक्त यह अधिकार भी प्राप्त हो जाते हैं कि हमारे डीपीएसपी में जो वर्णित है वह भी एक प्रकार के मौलिक अधिकारों की तरह ही है। तो यह नीति निर्देशक का पालन आम जनता से ज़्यादा सरकार को करनी है और सरकार के लिए राज्य किस प्रकार से चलेगी, इसके लिए यह नीति निर्देशक सिद्धांत है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य लोक कल्याणकारी है और इसका उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना है। इसका उद्देश्य आर्थिक, सामाजिक और लोकतंत्र की स्थापना में जो बाधाएं हैं उस बाधाओं को समाप्त करना है। यह संविधान में उल्लिखित सामाजिक, राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए बनाया गया है और यह इसी से इसका जो मार्गदर्शन है वह डीपीएसपी में दिया गया है। और हमारा राज्य का नीति निर्देशक तत्व हमारे भारतीय संविधान में समाजवाद और गांधीवाद, साथ में ही व्यक्तिगत जो लोगों की धारणाएं हैं उन धारणाओं को पूर्ति करने के लिए यह बनाया गया है। तो इसकी महत्व क्या है, इसके महत्व और उपयोगिता के बारे में हम बात करेंगे। तो नीति निर्देशक तत्व का महत्व यह है कि इसका जो हनन होने की स्थिति में आप न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं, पहला बात है। परंतु यह सत्य है कि न्यायालय द्वारा इसे क्रियान्वित नहीं किया जा सकता है, फिर भी इसे शासन का आधारभूत सिद्धांत कहते हैं। इसे उस जगह में, न्यायालय में, यानी उच्चतम न्यायालय में आप चुनौती नहीं दे सकते। यह न्यायालय में चुनौती देने के लिए नहीं बना है, परंतु फिर भी शासन का जो आधारभूत सिद्धांत है इससे झलक होता है। तो राज्य का नीति निर्देशक तत्व को जब हम मुख्य परीक्षा में लिखते हैं तो इसकी प्रकृति के बारे में हम बात करते हैं और जो इसकी प्रकृति है उसके अनुसार हम यह देखते हैं कि संविधान निर्माताओं ने इन तत्वों के बारे में क्या सोचा और क्यों इसे लागू किया। तो गैर न्यायोचित एवं विधिक रूप से लागू करने के पीछे क्या वैधता थी और क्यों ऐसा बनाया गया इसे, इस बारे में हम बात करेंगे। देखिए, हमारा जो नीति निर्देशक तत्व है इसमें शक्तिहीन कहा जा सकता है, परंतु इसके बावजूद भी यह आधारभूत सिद्धांत है जो शासन के तीनों अंगों कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका इसकी महत्व को स्वीकार करता है और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को, उसकी प्रकृति को 3 भागों में हम बांटकर भी इसे पढ़ सकते हैं। 3 भागों में हम किस प्रकार से बांट सकते हैं, इसमें जो सिद्धांत है उन सिद्धांतों को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। देखिए दोस्तों, जहाँ परीक्षा में आपको लिखनी है और बढ़िया कंटेंट लिखना है तो इस प्रकार से लिखेंगे। इसे 3 भागों में किस प्रकार से बांटेंगे, 3 भागों में जब बांटेंगे तो हम पहला ऊपर में डीपीएसपी लिख देंगे और इसे 3 भागों में इस प्रकार से बांटेंगे। तो पहला भाग जैसे हो गया आपका समाजवादी, दूसरा भाग आपका हो जाएगा गांधीवादी और तीसरा भाग हो जाएगा आपका उदार या लिबरल, उदारवादी माना जा सकता है। इस प्रकार से लिखेंगे और इसके नीचे हम लिखेंगे जैसे कि जो अनुच्छेद आता है 36, 37, 38, 39 हो गया, उसके बाद 41, 42, 43 और 47। इस प्रकार से जब आप लिखेंगे तो उन्हें क्लियर हो जाएगा कि नहीं, कैंडिडेट में दम है और कैंडिडेट को विषय की अच्छी जानकारी है। तो आपको यहाँ विषय की अच्छी जानकारी को दिखाना होगा। तो हमारा देखिए, जैसे कि हमने बोला कि 36 और 37 में क्या है। 36 में जो है वह राज्य की परिभाषा है, अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा दिया गया है और अनुच्छेद 37 में न्यायालय द्वारा इन्हें नहीं लागू करने की बात की गई है।
न्यायालय द्वारा इन्हें नहीं लागू किया जा सकता, इस बारे में बात की गई। परंतु जो आपका 38, 39, 39A, 41, 42, 43 और 47 में जो विचारधारा दी गई है वह समाजवादी सिद्धांत की विचारधारा है। और समाजवादी सिद्धांत के अंतर्गत हम 38 को पहले देखते हैं। 38 में क्या लिखा गया है? 38 में लिखा गया है कि लोक कल्याण की अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की व्यवस्था करेगा। यानी कि लोक कल्याण की जो है अवधारणा, उसके बारे में बताया गया है। और सामाजिक न्याय जैसे आय, आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों को समानता उपलब्ध कराना यहाँ पर सुनिश्चित किया जाता है। 39 बोलता है आपको, 39 में आपको कहा गया है कि भौतिक संसाधनों, जो हमारे यहाँ के भौतिक संसाधनों के स्वामित्व व नियंत्रण, भौतिक संसाधनों के स्वामित्व और नियंत्रण को इस प्रकार से करेगा, भौतिक संसाधनों के स्वामित्व और नियंत्रण को इस प्रकार से विभाजन होगा जिसमें सामूहिक हित सर्वोपरि होगा। यानी कि इसमें सामूहिक हित को सर्वोपरि माना गया है, यानी कि सामूहिक हित सर्वोत्तम होगा। इसमें सामूहिक हित से क्या मतलब है? जैसे कि पुरुष और स्त्री दोनों अगर किसी कार्य को करते हैं तो समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था यहाँ पर की जाती है। यही है सर्वोपरि हित, समान कार्य के लिए समान वेतन की आवश्यकता करती है। महिला और पुरुष अगर दोनों श्रमिक हैं, स्वास्थ्य और समता के दृष्टिकोण से दुरुपयोग किसी का न किया जाए, दुरुपयोग किसी का भी न किया जाना इसमें लिखा गया है। हमारा 39A क्या कहता है? समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध करानी होगी। यानी कि भारत के जो नागरिक हैं उनके लिए आपको एक समान न्याय व्यवस्था लागू करनी होगी और एक समान जो सहायता है, विधिक सहायता, उसे उपलब्ध करानी होगी। 41 बताता है कि काम, शिक्षा और लोक सहायता के अधिकार सबको है। यानी कि काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार संरक्षित करता है 41, अनुच्छेद 41 आपको काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार को सुनिश्चित करता है। अनुच्छेद 42 कहता है कि काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता के संबंध में बात करता है। काम की न्यायोचित और मानवीय दशा तथा प्रसूति सहायता की बात करता है। प्रसूति सहायता यहाँ पर एक टर्म है, जिस टर्म को समझना आपको जरूरी है। काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का कहने का मतलब है कि वैसी स्थिति यहाँ पर बनानी है कि जिसमें आपको काम आसानी से किया जा सके, ऐसा माहौल होना चाहिए जहाँ पर लोग आराम से अपने काम को अंजाम दे सके और कामगारों को उचित मजदूरी भी मिले, जैसे कि अगला 43 में कहा गया है। प्रसूति सहायता से मतलब है कि अगर किसी महिला को प्रसूति होती है तो उसके साथ में जो आपका मैटरनिटी लीव यानी कि जो मातृत्व अवकाश बोलते हैं, उससे संबंधित यह सहायता की बात करता है। यानी कि उसे, जैसे कि अभी हमारे झारखंड सरकार में 6 महीने की मातृत्व लाभ मिलती है महिला कामगारों को, जो कि आप सरकारी क्षेत्र में कार्य करते हैं, उन्हें 6 महीना यानी कि 180 दिनों का जो है प्रसूति सहायता लाभ मिलती है, जो सवैतनिक होता है। उस दौरान उन्हें वेतन पूर्ण मिलता है और घर में आराम करने के लिए भी दिया जाता है। तो इसके पश्चात क्या है? अनुच्छेद 43 क्या कहता है? कामगारों के निर्वाह के लिए मजदूरी आदि की बात करता है। कामगारों के निर्वाह के लिए उचित मजदूरी की व्यवस्था करनी चाहिए और उचित मजदूरी की व्यवस्था होनी चाहिए। इसी में एक 43A जुड़ा हुआ है जिसे मैं नहीं लिखा हूँ, परंतु 43A उसी पर आधारित है। कामगारों के निर्वाह के लिए उचित मजदूरी और उद्योगों के प्रबंध में कामगारों की जो है योगदान, उद्योगों के प्रबंधन में जो वहाँ के मजदूर होंगे उनकी भी बात सुनी जाएगी और उनकी भी बात कही जाएगी। लास्ट में है हमारा अनुच्छेद 47 जो कहता है कि पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करना तथा लोक स्वास्थ्य को ध्यान देना है। यानी कि पोषाहार स्तर कहने का मतलब है कि ऐसा पोषाहार सभी के लिए सुनिश्चित करना जिससे लोग भूखे पेट न सोए और वह कुपोषण का शिकार न हो। इसी का ही अभिवृद्धि है जिसे हम आंगनवाड़ी केंद्र और मध्याह्न भोजन से जोड़ सकते हैं। यहाँ पर आप चाहें तो एग्जाम्पल में लिख सकते हैं मध्याह्न भोजन
आंगनवाड़ी योजना या मुख्यमंत्री दाल भात योजना जैसे हमारे यहाँ चल रही है, उन सभी का बात हम कर सकते हैं। यह हमारा समाजवादी सिद्धांत को दर्शाता है, यह हमारे समाजवादी सिद्धांत को दर्शाता है। और इस समाजवादी सिद्धांत के अनुसार जो चीज़ें हैं वह है आपका अनुच्छेद 38 से लेके अनुच्छेद 47 तक। उसके पश्चात हम जाएंगे जो कि अनुच्छेद 40 है, और फिर जो आगे है उसे हम गांधीयन फिलोसॉफी कहते हैं या गांधीयन थ्योरी कहते हैं। तो गांधीयन थ्योरी में क्या है? गांधीयन थ्योरी जैसे कि सत्ता का विकेंद्रीकरण वगैरह जो है आपका डीपीएसपी में, यह गांधीयन थ्योरी के अंतर्गत आता है। तो गांधीयन थ्योरी में क्या कहता है उस बारे में हम बात करेंगे। तो अनुच्छेद 40 कहता है कि ग्राम पंचायतों का गठन होना चाहिए, यानी कि सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए और उन्हें स्वायत्तता होनी चाहिए, उन्हें स्वतंत्रता होनी चाहिए। वह अपना डिसीजन मेकर हो और वह अपना डिसीजन करने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए। तो यहाँ पर अनुच्छेद 40 का मतलब है कि आपको ग्राम पंचायत या पंचायती राज से संबंधित है, और पंचायती राज का स्वायत्तता का मतलब है उन्हें अधिकार प्राप्त हो और उन्हें गांधीयन सपनों का, जो गांधीयन लक्ष्यों का पूर्ति करने के लिए उन्हें शक्ति प्रदान की जा सके, क्योंकि गांधी शुरू से ही विकेंद्रीकरण की भावना पर जोर डाले हुए थे। क्योंकि उन्हें पता है कि जो सत्ता है वह केंद्र की सत्ता, राज्य की सत्ता जो निचले तबके तक नहीं पहुंच सकती है, इसलिए सत्ता का विकेंद्रीकरण होना बहुत ही आवश्यक है। यह आपका गांधीयन फिलोसफी का अनुच्छेद 40 रिलेटेड है। अनुच्छेद 43 कहता है गांधीयन थ्योरी के अंतर्गत कुटीर उद्योग, उन्होंने लघु और कुटीर उद्योगों की बात की थी, और यह हमारा डीपीएसपी के अनुच्छेद 43 में यह वर्णन है कि कुटीर उद्योगों का विकास, प्रोत्साहन और उसके कामगारों के निर्वाह हेतु, उनके कामगारों के निर्वाह हेतु उचित प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। उचित प्रोत्साहन उनके कामगारों के निर्वाह हेतु दिया जाना चाहिए। यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत या सहकारी संस्थाओं के द्वारा, सहकारी संस्थाओं के द्वारा इनके जो उद्योग हैं उनको लगाने में और उन्हें विकसित करने में जो सरकार है वह उचित कदम उठाए। पैक्स लिमिटेड, सहकारी संस्था, स्वयं सहायता समूह जैसी जो एग्जाम्पल्स है वह इसी कुटीर उद्योगों और ग्रामीण उद्योगों के बारे में बातें करते हैं। ध्यान रखेंगे यह गांधीयन फिलोसॉफी के लिए है। इसी में अनुच्छेद 43 में भी जो जोड़ा गया है वह उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी को बताता है। कहता है कि उद्योगों का जो प्रबंध होगा उसमें श्रमिकों की भागीदारी होना नित्यांत आवश्यक है, क्योंकि जब तक श्रमिकों की भागीदारी नहीं होगी तब तक श्रमिक ये नहीं जान पाएंगे कि उनके लिए क्या मजदूरी निर्धारित की गई है और उन्हें किस दशा में काम करनी होगी। गांधी कहते हैं, महात्मा गांधी जी, जो श्रमिक हैं उन्हें यह हक है कि वह किस क्षेत्र में और किस प्रकार की मजदूरी में और कहाँ पर काम करना है वह खुद निश्चित करेंगे। इसी के पश्चात आपका आता है अनुच्छेद 46। अनुच्छेद 46 जो है वह आपका अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और समाज के पिछड़े वर्गों की बात करता है और उनके आर्थिक, सामाजिक और शिक्षा में अभिवृद्धि लाने का राज्य की संकल्पना को दर्शाता है। यानी कि यह कहा गया है कि इन पिछड़ों को, जो पिछड़े हैं समाज से, चाहे जातिगत दृष्टिकोण से, चाहे सामाजिक या आर्थिक दृष्टिकोण से, तो राज्य उनकी शिक्षा, उनके सामाजिक और उनके आर्थिक जो दायित्वों का निर्वाह करने में उनकी जो सरकार की भूमिका है उन भूमिकाओं को सुनिश्चित करेंगे। उसके पश्चात आता है आपका अनुच्छेद 47। अनुच्छेद 47 में कहा गया है कि मदिरा, ड्रग, नशीली दवाओं पर प्रतिबंध होना चाहिए। सिर्फ औषधीय प्रयोजनों को छोड़ के इन सभी पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। आपको पता है कि गांधी जी जब असहयोग आंदोलन या सविनय अवज्ञा आंदोलन किए थे उस दौरान भी दारू के दुकानों में या ठेका के दुकानों पर उन्होंने महिलाओं को तैनात किया था, ताकि वे कुछ करते नहीं थे परंतु जो प्रतिबंध का एक जो दायरा था वहीं से शुरू हो जाता है। यानी कि नशीले पदार्थों से लोगों को दूर रखने का उन्होंने जो आह्वान किया था उसी की झलक इसमें है। अनुच्छेद 48 यह बताती है गाय एवं बछड़ों और अन्य पशुओं से कहने का मतलब है दुधारू पशुओं
उसके नस्ल में सुधार में प्रोत्साहन करना चाहिए, उसके नस्ल में सुधार में प्रोत्साहन होना चाहिए और उनके वध पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगनी चाहिए। तो गांधीयन विचारधारा के अंतर्गत आपने जो देखा 40, 43, 43 भी, 46, 47 और 48, जो कि पूरी तरह से गांधीयन फिलोसफी और गांधीयन थ्योरी पर आधारित है। इस प्रकार से आप लिखेंगे ना तो आपका नंबर इतना आ जाएगा कि आप दूसरे को चैलेंज कर सकते हैं कि हमारा नंबर भी अधिक आया। इसके पश्चात हम आते हैं उदार एवं बौद्धिक, लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल वाले भाग में। तो उदार एवं बौद्धिक एवं उदार वाले में क्या होता है, इस बारे में हम बात करेंगे। तो यह सिद्धांत जो है उदार और बौद्धिक जो सिद्धांत है, यह सिद्धांत हमारे जो उसके पश्चात गांधी जी के पश्चात जो लोग आए और जो हमारे समाज के बारे में सोचने वाले सामाजिक कार्यकर्ता थे, उन्होंने इस सिद्धांत को दिया। तो इस सिद्धांत में क्या था, सबसे पहला है अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 कहता है सभी के लिए समान सिविल संहिता, जो कि आज तक अभी तक लागू नहीं हुआ है, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है अनुच्छेद 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है, यानी कि भारत के सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून व्यवस्था की बात यहाँ पर होती है। अनुच्छेद 45 कहता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, चाहे वह छात्र हो या छात्राएं हो, उनके लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रबंध करना है। उनके लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रबंध करना राज्य का कर्तव्य है। तो राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि उनके यहाँ जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं, उन बच्चों को किस प्रकार से शिक्षित करना है, ताकि कोई भी अशिक्षित ना रहे और कोई भी शिक्षा के अधिकार जो अभी कानून बने हैं RTE, उससे वंचित न रहे। मतलब कहने का मतलब है कि अनुच्छेद 45 की ही देन है जो आज शिक्षा का अधिकार नाम से कानून बना है, और इसमें 6 से 14 वर्ष के छात्र छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा का प्रबंध करती है। अनुच्छेद 45 के बाद अनुच्छेद 48 आता है, जो कृषि और पशुपालन को प्रोत्साहन देने की बात करता है। कृषि और पशुपालन को प्रोत्साहन देने के बात करने का मतलब है कि इस पर वैज्ञानिक अनुसंधान हो, इसके जो कृषि में नए क्या बोलते हैं वो किस्मों की इजाद हो, और कृषि संबंधित जो सुधार है वह सुधार यहाँ पर हो पाए, इस बारे में 48 बोलते हैं। 48 का एक पर्यावरण संरक्षण जो बाद में जोड़ा गया, जैसे कि आज पर्यावरणीय मुद्दे बहुत ही ज़्यादा सभी जगह में चल रहे हैं, इसलिए क्योटो प्रोटोकॉल वगैरह के बाद इसे जोड़ा गया। पर्यावरण संरक्षण के बारे में बात करती है और वन्य जीवों की रक्षा के बारे में बात करती है। जो लुप्त प्राय जीव हैं, जैसे कि हमारे जो कुछ जीवों को मारने पर प्रतिबंध लगाया गया है, इसी कारण से है कि यह 48A के अधीन आपका आता है। गंगा में रहने वाले जो मछलियां हैं, उन मछलियों के बारे में भी यहाँ बातें होगी, इस प्रकार से यहाँ पर आती है। उसके बाद अब 49 में आप हम बात करेंगे। 49 में बात करेंगे हम राष्ट्रीय महत्व के जो कलात्मक और ऐतिहासिक धरोहर है, उसकी रक्षा सभी को करनी है, सरकार को भी करनी है। सरकार वैसी कलात्मक जो भी आपका धरोहर है, जो हमारे जैसे कुतुब मीनार हो गया, ताजमहल हो गया, या और भी मोनूमेंट्स जो हैं, उन सभी को ध्यान रखेंगे और उनके पुनरुद्धार जो कार्यक्रम है या उनको उनमें जो क्षति हो रही है, उस क्षति से उन्हें बचाने का कोशिश करेंगे। ऐसा हमारा अनुच्छेद 49 कहता है। अनुच्छेद 50 कहता है कि लोक सेवाओं में लोक सेवकों को, जो लोक सेवक है उन्हें कार्यपालिका और न्यायपालिका से अलग रखना चाहिए। लेकिन लोक सेवकों को कार्यपालिका और न्यायपालिका का हस्तक्षेप नहीं जोड़ रही है। यह तो आज भी लागू नहीं हुआ, क्योंकि आज भी लोक सेवक ही हमारे सरकार चलाते हैं, ऐसा मेरा मानना है। और मेरा मानना क्या है, हकीकत भी बात है कि बिना सचिव के तो कोई मंत्री, क्योंकि मंत्रियों के पास कितना ज्ञान है ये आपको बहुत ही अच्छी तरह से पता है, इस बारे में मैं बात नहीं करूँगा, नहीं तो वीडियो मेरा क्या होगा सो बताया है। तो यह लोक सेवकों का न्यायपालिका और कार्यपालिका से पृथककरण की बात करता है।
और अनुच्छेद 51 सबसे महत्वपूर्ण है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि की बात करता है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा किस प्रकार से सुनिश्चित की जाए इस बारे में बात करता है। नए नीति निर्देशक तत्व जो जोड़े गए इसमें जो नए नीति निर्देशक तत्व जोड़े गए उसके बारे में मैं नहीं लिखा हूँ, पर आपको मैं मुंजवानी बता देता हूँ। जो नए नीति निर्देशक तत्व लिए गए वह 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो 1976 में हुए थे, उसमें कुछ निर्देशक तत्व जो है वह मूल सूची में 4 तत्व को जोड़े गए हैं। जो 4 तत्व क्या क्या है ये पूछता है, इसलिए जानना जरूरी है। पहला तो 39 को जोड़ा गया है। 39 को जो 39 था उसमें जोड़ा गया है बच्चों के स्वास्थ्य विकास के लिए, जो बच्चों के स्वास्थ्य विकास के लिए अवसरों को सुरक्षित करना, बच्चों के स्वास्थ्य विकास के लिए अवसरों की सुरक्षा करना। 39A इसमें जोड़ा गया है, जो कि 39A जो जोड़ा गया है समान न्याय, गरीबों को समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, यह पहले नहीं था, जो कि आपको 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। अनुच्छेद 43A, अनुच्छेद 43A को भी जोड़ा गया, जो कि हम भी यहाँ लिखे हुए हैं, परंतु 43A को भी इसमें जोड़ा गया है। 43A कहता है कि उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी। 43A कहता है उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी, और वही 43B में भी वही कहता है उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। और एक है 48 का एक, 48 का एक, पर्यावरण संरक्षण, वन एवं वन्य जीवों की रक्षा। ये जो आपका 4 है वो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, जो कि आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है। तो इस प्रकार से आपने पूरा राज्य के नीति निर्देशक तत्व को देख लिया, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत जो प्रश्न आएंगे उस प्रश्न को आप आसानी से इस प्रकार से लिखेंगे ताकि आपको किसी प्रकार की कहीं कंफ्यूजन न रह जाए। इससे संबंधित मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जो कि प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा को ध्यान में रख के ही होगी, और उसमें कुछ थॉट्स होंगे और कुछ जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में जो केसेस हुए हैं, और जो आपके विभिन्न जो लोग हैं, हमारे सामाजिक दार्शनिक लोग और हमारे संविधान निर्माता लोग, उन्होंने क्या क्या कहा है इस बारे में, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व का कहाँ क्या योगदान है, और हमारे समाज में किस प्रकार से इसकी जो लागू हुई और कहाँ पर इससे हमें फायदा मिला, इस बारे में हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। तो आशा करता हूँ कि आपने राज्य के नीति निर्देशक संबंधित तत्व को आसानी से समझ लिया होगा, और यह वीडियो बनाने का उद्देश्य जेपीएससी को ध्यान में रख के बनाया गया है और बीपीएससी की मुख्य परीक्षा को ध्यान में रख के बनाया गया है, परंतु यह जो है यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो अभी तक आपने जो सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपको समय पर वीडियोज मिल जाए। और जिन्हें भी किसी भी प्रकार की समस्या हो समझने में, कहीं पर भी समस्या हो समझने में, किसी टॉपिक पर समस्या हो समझने में, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, और जो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है उस लिंक से व्हाट्सएप में जुड़ जाए तो वहाँ पर भी आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद, आप सभी का दिन मंगलमय हो, और आने वाला नव वर्ष आपके लिए अनेक खुशियाँ लेके आए। धन्यवाद दोस्तों।